अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदर जहरा। स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो कि अबाउट है स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स में जब हम स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनटू टेबुलर फॉर्म। जब हम अपने डेटा को टेबल्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए हम शॉर्ट अल्फाज में कह सकते हैं द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी है। अब दूसरी चीज़ आती है, चलें टेबुलर अरेंजमेंट तो है, डेटा के ऊपर जाके कुछ मामला बदलता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप्स की होती है। एक होती है फॉर डिस्क्रीट डेटा और दूसरी होती है फॉर कंटिन्यूस डेटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, और यही वो डिफरेंस है जो हमें बताएगा कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी कैसे है। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप की होती है और हमारे कंटिन्यूस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप की होती है। बज़ाहिर अभी आपको इनमें फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन इनके तरीक़ेकार में बहुत फ़र्क है। डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद हम जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर लाई करने वाली वैल्यूज़ की इस तरह से हम एक टैली बनाते हैं लाइंस लगा के, और फिर उनको काउंट करते हैं और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। जबकि जो हमारा कंटिन्यूस डेटा होता है उसके अंदर हमें रेंज ऑफ क्लासेस बनानी पड़ती हैं। अपने डेटा को क्लासेस में डिवाइड करना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि उस टिपिकल क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। फिर हम उन वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, उनका काउंट नंबर हम लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज़ एक्चुअली द अक्रेंस ऑफ द नंबर्स। ठीक है, यानी कितनी दफ़ा वो चीज़ अकर हो रही है उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर, या कितनी दफ़ा उसकी अमाउंट कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, उस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? तभी तो हम मज़ीद उसकी आगे क्लासिफिकेशन करेंगे ना, हमें उसको डेटा पे काम किस तरह से करना है। सबसे पहली बात कि डिस्क्रीट डेटा होता क्या है? डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जो काउंटेबल होता है, और कंटिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जो मेजरेबल होता है। अब नॉर्मली सोचें कि काउंटेबल डेटा क्या होता है, मेजरेबल डेटा क्या होता है। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जाए, डिस्क्रीट डेटा इज द काउंटेबल डेटा। ठीक है, गिना जाए। जैसे मैं सोचूं कि किसी शख्स के कितने बच्चे हैं, तो हम उसके क्या काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं काउंट करूं कि हमारे पास एक जगह पे कुछ मैंगोज़ पड़े हैं, तो आप काउंट करके बताओ वो कितने मैंगोज़ हैं। 1 होगा, 2 होगा, सो ऑन टू कितने भी हो सकते हैं, काउंट हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ आता है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा रेफर्स टू द मेजरेबल डेटा। मेजरेबल डेटा, ठीक है, मेजरेबल डेटा क्या होता है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं। आप कहो कि एक गिलास के अंदर दूध पड़ा है, अब आप कैसे काउंट, वो जो दूध है इसको आप क्या करोगे, इतने ड्रॉप्स ऑफ दूध ऑफ मिल्क, इतने ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ऐसा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटिटी ही ऐसी है जो कि मेजरेबल है, काउंटेबल है ही नहीं। ठीक है, अब अब जैसा कि जो मैथ आप कर रहे हो, आप हो भी साइंस स्टूडेंट। ठीक है, साइंस स्टूडेंट तो फिज़िक्स भी पढ़ रहे होगे। फिज़िक्स के अंदर आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। फिज़िकल क्वांटिटी क्या, फिज़िक्स किसको फिज़िकल क्वांटिटी कहती है? फिज़िक्स उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहती है जो मेजरेबल होती है। फिज़िक्स में काउंटेबल क्वांटिटी को क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी मानती ही नहीं। ठीक है, फिज़िक्स कहती है कि एनीथिंग मेजरेबल इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। उसकी भी आगे कंडीशन है कि नंबर एक, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड प्लस उसका मेजरिंग यूनिट होना चाहिए। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये मेजरिंग यूनिट क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 मैंगोज़, ठीक हो गया, ओके, 10 मैंगोज़, ओके।
10 हमने काउंट किया ना, ये है काउंटेबल, ठीक है, काउंट किया हमने। अगर इन्हीं 10 मैंगोज़ का मैं वेट करूं और फिर मैं कहूं कि 3 kg मैंगोज़, अब ये ही वही मैंगोज़ हैं, 10 मैंगोज़ जिन्हें काउंट किया तो वो काउंटेबल थे, और अब वही मैंगोज़ जिन्हें मैंने वेट कर लिया और फिर मैंने कहा 3 kg मैंगोज़, यही अब बन गए हैं मेजरेबल। कैसे बने? ये है 3 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड दिस kg इज़ द मेजरिंग यूनिट। वो क्वांटिटी जिसके साथ ये दोनों चीज़ें मौजूद हों, उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी और उसकी मेजरिंग यूनिट भी, फिज़िक्स उसको कहती है मेजरेबल, फिज़िक्स उसको मानती है फिज़िकल क्वांटिटी। यही मैंगोज़ थे, मैंने उनको काउंट कर लिया तो वो काउंटेबल थे, फिज़िक्स उसको फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहेगी, मेजरेबल नहीं कहेगी। लेकिन अगर उन्हीं को मैं कह दूँ 3 kg मैंगोज़, तो फिज़िक्स कहेगी येस इट इज़ अ मैंगो इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। क्यों? उसके साथ उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और उसके साथ उसका मेजरिंग यूनिट भी मौजूद है, ठीक है। अब फ़र्क पता चला आपको, काउंटेबल क्या होता है और मेजरेबल क्या होता है। अब जहाँ पे आपको डेटा दिया जाएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, किस चीज़ का डेटा है ये। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा डेटा मेजरेबल है या ये काउंटेबल है। अगर तो डेटा काउंटेबल होगा तो हम उसे कहेंगे डिस्क्रीट डेटा, उसका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। और अगर हमें महसूस होगा कि ये कंटिन्यूस डेटा है यानी मेजरेबल डेटा है, तो उसके काम करने का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वो तरीक़ाकार होगा क्या, ये सिर्फ एक थोड़ी सी स्टार्ट दिया गया, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। हमारा डिस्क्रीट डेटा था, पहला स्टेप जो हमें लेना होता है इस डेटा की टेबुलेशन में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को देखते हैं। उसके बाद फिर हम जब वैल्यूज़ आ जाती हैं उन्हें यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम उनका टैली मार्क बनाते हैं, ऐसे लाइंस बना के, अभी करेंगे पता चलेगा टैली मार्क होता क्या है। फिर उनको हम काउंट करके लाइंस को यहाँ पे उनका नंबर लिखते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जब बात आती है हमारे कंटिन्यूस डेटा की, तो वहाँ पे हम रेंज निकालते हैं अपनी मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही होती है उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं, वो हमारे पास रेंज निकलती है। फिर रेंज निकलती है, उसके बाद एक्चुअली हमने उस डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। उस ग्रुप को बनाने के लिए हमें रेंज भी चाहिए होती है, हमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स का भी पता होना चाहिए कि हम अपने डेटा को कितने 10 ग्रुप्स में बना रहे हैं, 5 ग्रुप्स में बना रहे हैं, कितने ग्रुप्स में बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी डिसाइड करने पड़ते हैं। और फिर हमें निकालनी होती है उसका साइज़ ऑफ़ द क्लास, यानी कि हम कितना आखिर रेंज ले रहे हैं कि 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है। और उस क्लास का साइज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ये जो रेंज निकाली होती है ना उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ ग्रुप से। ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ आएगा, आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि मैंने आपको सारा बता दिया कि डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, काउंटेबल डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, मेजरेबल डेटा होता है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर आप लेना चाहो तो मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे मैं काउंटेबल लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, किसी के कोई बहन भाई हैं, आपस में सिबलिंग्स हैं, हम काउंट करें वो कितने बहन भाई हैं, ये काउंटेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 ही हो सकता है इसको। मैं सोचूं कि मैंने एक डाइस को रोल किया। डाइस क्या होता है, हमारा जो लूडो खेलने का दाना होता है, इसके ऊपर 1 2 3 डॉट्स लगे हुए होते हैं, उसको डाइस बोलते हैं। मैंने उसको फेंका और उसमें मैंने देखा 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 5 6 कितनी दफ़ा आए। ये चीज़ें भी क्या है, हमारी काउंट हो सकती है ना। 1 कितनी दफ़ा आया था, 2 डॉट्स कितनी दफ़ा आए, 3 डॉट्स कितनी दफ़ा आए, ठीक है, काउंटेबल है। दूसरी तरफ आता है हमारा मेजरेबल डेटा। मेजरेबल डेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी होता है और मेजरिंग यूनिट भी होता है। जैसे मैं कहूँ टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये डिग्रीज़ में क्या आ रहा है, सेंटीग्रेड्स में क्या आ रहा है, हमारा इसका मेजरिंग यूनिट है। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल क्वांटिटी, या आप कहो स्टैट्स की ज़बान में तो आप कहोगे कंटिन्यूस डाटा। और कंटिन्यूस डाटा के सोल्यूशन का तरीका हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जो हम प्रैक्टिकली करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। टाइम कहो, आप टाइम आप कह दो 5 सेकेंड्स, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स, या आप कहो 2 आवर्स, ठीक है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मेजरिंग यूनिट, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, मेजरिंग यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 5, और उसका मेजरिंग यूनिट क्या है हमारा सेकेंड्स। इस तरह 30 मिनट्स में जाओ आप, 30 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड मिनट इज़ द मेजरिंग यूनिट। आप कहो 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड आर इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ टाइम। इसी तरह आप हाइट पे चले जाओ,
हाइट ले लो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 फीट, ठीक है। तो ये 5.6 क्या हो गया हमारा मजरिंग न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और फीट क्या हो गया मजरिंग यूनिट, ठीक है। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमारा डेटा जो है वो क्या है। हम अपने डेटा को वेरी इजीली, जब तक हमें ये समझ आ जाए ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो तभी हम उसके सोल्यूशन का तरीका भी डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया फिज़िक्स स्टैट्स में किस तरह के डेटाज होंगे, डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा क्या होता है जो सिर्फ काउंटेबल होता है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है जो मजरेबल डेटा होता है, ठीक है। इतना आई थिंक इनफ है फॉर दिस टॉपिक। और अब हम आगे देखते हैं कि अभी हम जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी था कि हम अपने डेटा को क्लासीफाई कैसे करेंगे। जब तक हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते ना, उस वक्त तक हम अपने डेटा को क्लासीफाई भी नहीं कर सकते। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें जो टेबुलर अरेंजमेंट लेनी है वो कौन सी वाली लेनी है, डिस्क्रीट लेनी है या कंटिन्यूस लेनी है, ठीक हो गया। ओके जी, अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी आती है रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट की जा सकती है 2 वेज़ में। नंबर 1 है जो अभी हमने पढ़ा, जिस सारी डिटेल पढ़ी, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबल बना के हम अपने डेटा को पहले डिटेक्ट कर लेते हैं कौन सा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। फिर उस लिहाज से हम अपनी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिसाइड करते हैं कि हमें कैसी वाली बनानी है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मतलब ग्राफ्स के ऊपर फिगर्स की फॉर्म में, ठीक है, शेप्स की फॉर्म में, उस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म हो गई डिटेल, अभी प्रैक्टिकल करें सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ज़्यादा क्लियर होगा। अगली चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हमारा रिलेशनशिप होता है बेसिकली वो निकलता है हमारी पॉसिबिलिटीज़, जो भी जिस चीज़ के बारे में भी हमारा डेटा है, और यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर हम अपने फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली जो रिलेशनशिप शो करती है वो हमारी पॉसिबिलिटीज़ एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान में एक रिलेशनशिप को शो करती है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे 3 टाइप्स की डिस्कस की गई है। पहली को कहा गया, पहली है जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम के अंदर ये ग्राफ की ही एक टाइप है ऐसे, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगल्स की फॉर्म में ग्राफ्स बनते हैं। हमारा डेटा यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे हमारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हम लिखते हैं, जिस चीज़ के भी बारे में हमने फाइंड करना, यहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, अक्रंस होती है ना, उसकी कितनी दफ़ा आया वो, ठीक है। उसके बारे में ना हम इस तरह से रेक्टेंगुलर ग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को बोलते हैं हिस्टोग्राम, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो इन रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये इस तरह से ये रेक्टेंगल्स ही बनती है ना, रेक्टेंगुलर किस्म का ग्राफ जो होता है ये कराता है हमारा हिस्टोग्राम। दूसरी हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो हम डिटेल में जाएंगे। दूसरी चीज़ कहलाती है हमारा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? हमारा हिस्टोग्राम जब बन जाता है ना इस तरह से, तो यहाँ पे कहीं यहाँ टॉप के ऊपर ना हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं, अभी हम वो भी निकालना देखेंगे हमारे डेटा के मिड पॉइंट्स कैसे निकलते हैं। तो इन मिड पॉइंट्स को जब हम जॉइन करते हैं ना ऐसे ऐसे करके यूँ किसी भी अंदाज से, तो ये चीज़ हमारी बन जाती है पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम क्या है? ये रेक्टेंगल्स की फॉर्म में ग्राफ का बनना हिस्टोग्राम है। और पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज़ अ लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ शोइंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ग्राफ ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ डेटा, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो है पॉलीगॉन के बाद हमने अभी 3 मैंने कहा ना रिप्रेजेंटेशन है, एक हो गया हिस्टोग्राम, दूसरा हो गया पॉलीगॉन, अब एक होता है ऑगिव। ऑगिव क्या होता है? ऑगिव एक्चुअली इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ऑगिव कह लो आप, या इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे। अगर हम अपने पॉसिबिलिटीज़ और सिंपल वाली फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाएं तो वो होता है पॉलीगॉन, ठीक है। और अगर हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ और अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाएं तो वो कहलाता है ऑगिव, ठीक है। ऑगिव, अब मैंने क्या कहा, पॉलीगॉन क्या है? इज़ अ लाइन ग्राफ, ठीक है, ऑफ द मिड पॉइंट्स, ठीक हो गया। और पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज़ ऑल्सो अ लाइन ग्राफ बट
ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, अभी जब हम डिटेल में जाएंगे ना, अभी थोड़ी सी मैं आपको नो हाउ दे रही हूँ कि हमने काम क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो वो सब आपको बता रही हूँ कि अब अगर इसकी सारी समरी हम करें तो क्या हो गया कि हमने डिस्कस किया कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलर टाइप टू टाइप के है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में, जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह की है रिप्रेजेंटेशन, एक हिस्टोग्राम, एक पॉलीगॉन और एक ऑगिव। ठीक हो गया। अब मैं जाने लगी हूँ अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वहाँ से हम बताएंगे, मैं आपको बताऊँगी कि डेटा किस टाइप का है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट है तो हमें अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, कंटिन्यूस डेटा है तो कैसे बनानी है, अगर हम उसके ग्राफ बनाएं तो वो कैसे बनेंगे। ठीक हो गया, वो क्वेश्चन में भी डिस्कस होगा। ओके, तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 6.1 एंड हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस इज़, ये जो डेटा दिया हुआ है, इज़ अ डेटा ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ऑफ वेरियस फैमिलीज़। डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर फैमिलीज़ में जितने मेंबर्स पाए जाते हैं ये उनका नंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब डेटा किसके बारे में है, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब आपको ये जज करना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स काउंटेबल है या मेजरेबल है। ठीक है, आप नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, किसी की फैमिली में 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 3 हैं, 8 है, 9 है, तो आप ये काउंटेबल चीज़ है या ये मेजरेबल चीज़ है। क्या मैं कह सकती हूँ कि 11 किलो मेंबर्स, 11 मीटर मेंबर्स, मैं ये कह सकती हूँ? नो, आई कांट। इसका मतलब है कि मेजरेबल नहीं है। मैं कह सकती हूँ 10 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 2 मेंबर्स, 11 मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर्स इज़ काउंटेबल। इफ़ आर डेटा इज़ अबाउट काउंटेबल्स, इट मीन्स द डेटा इज़ अ डिस्क्रीट डेटा। ठीक हो गया, हमारी पहले जजमेंट हो गई, हमारे काउंटेबल्स हैं, इस वजह से हमारा डेटा क्या होगा, वो है डिस्क्रीट डेटा। ठीक हो गया। अब हमारी जजमेंट ये आई कि हमें अपने डेटा के ऊपर काम कैसे करना है, डिस्क्रीट डेटा की तरह काम करना है। ठीक हो गया। अब डिस्क्रीट डेटा को हमने जो अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है डिस्क्रीट डेटा की। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने, उसके ऊपर बातें करनी शुरू कर दी हैं। कहता है डेटा ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस फैमिलीज कंस्ट्रक्ट करना क्या है, हमने डेटा के बारे में डिस्कशन हो गया। करना क्या है, कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ठीक हो गया। पहले हमने डेटा स्टेटमेंट के थ्रू डेटा को अपने डेटा को पहले तो हमने ये देखा ना कि ये है कौन सा डेटा, हमने उसको डिफ्रेंशिएट भी तो करना ना कि हमने इसके ऊपर काम कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हमने जज किया कि इट इज़ अ काउंटेबल डेटा, सो इट इज़ अ डिस्क्रीट डेटा। हमें यहाँ पर डिस्क्रीट डेटा के तरीके से काम करना है। अब उसने कहा कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। सबसे पहली चीज़ है कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्क्रीट डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक हो गया। सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना होता है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। ये जो आपके ऊपर इतनी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें से मिनिमम नंबर निकालो, मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अच्छा पहले हम वो निकालते हैं। अब अगर मैं यहाँ से ओवरऑल एक व्यू लूँ ना, तो 11 नहीं 12 भी है, 12, यस 12 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 12, और अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखूं तो 2 भी है, 1 नहीं आ रहा कहीं पे, 2 है। ठीक हो गया, हमारी मिनिमम वैल्यू इस डेटा में आ रही है 2। ठीक हो गया, ये मैंने निकालनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़। ठीक है, एक ओवरव्यू लिया। अब दूसरी बात, एंड राइट इन कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। कौन सा कॉलम, ये कॉलम बनाया होता है हमने, ये है एक्स, जिसे एक्स हम लेट कर रहे हैं आर द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली ना, 2 से 12 तक नंबर्स आ रहे हैं। 2 से 12 तक जो नंबर है ना, हमें यहाँ पे लिखने हैं तरतीब से। कैसे लिखूँगी मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, 11 12, जगह भी बहुत चाहिए इनको काम करने के लिए। ठीक है, ये मैंने अपनी मिनिमम वैल्यू निकाली, अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, और उसने मुझे कहा कि दूसरी इंस्ट्रक्शन थी एंड राइट इन द कॉलम
फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। फिर मैंने 2 से 12 तक अपने सारी वैल्यूज़ डाल दी, ओके हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप है रिकॉर्ड द टैली। टैली का क्या मतलब है, आप ये 2 लिखा हुआ है ना, आपने अपने डेटा में जाके देखना है 2 कितनी दफ़ा आया है, ठीक है। वहाँ पे टैली में आके उसके आगे उतनी लाइंस लगा देनी है आपने, ठीक हो गया। 2 मुझे नज़र आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक दफ़ा आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके एक लाइन लगाई, 1 2 आया है एक दफ़ा। अब मुझे देखना है 3, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके 3 ढूंढूंगी, 4 ढूंढूंगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, मैं जाके 2 को भी ढूंढूंगी, उसके नंबर्स लिखूंगी, 3 को भी ढूंढूंगी, उसके नंबर्स लिखूंगी, 4 को भी ढूंढूंगी, 6 को भी, 7 को, 8 9 10 11 12 तक जाऊँगी मैं, और इन नंबर्स को मैं यहाँ से ढूंढूंगी और फिर उसकी टैली बनाऊंगी। वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये टैली मैं आपको बना के फिर बताती हूँ, ओके जी। ये मैंने सारे नंबर्स को वहाँ से देख करके कौन कितनी दफ़ा आया है, ये इस तरह से टैली मार्क बनाया, ठीक है। मैंने 2 को देखा, 3 को देखा, ऊपर कितनी कितनी दफ़ा आ रहे हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा आ रहे थे उतनी ही मैंने यहाँ पे लाइंस लगा दी, ठीक हो गया। 2 हमारा 1 टाइम था, 3 हमारा 3 टाइम था, 4 हमारा कितने टाइम्स था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, ये सारे मार्क लगा लिए आपने, ओके हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना जहाँ पे लाइन ये 5 आता है ना, 5 बनती है, वहाँ पे हम एक बंडल बना देते हैं। कैसे, देखो आप, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टाइम्स है। मैं 5 का एक बंडल बनाऊंगी, कहूँगी 1 2 3 4, ये वाली लाइन मिटाई मैंने, इसको मैं इसके ऊपर ले आई ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने 5 का एक बंडल बनाया, ये 6 है। अब मुझे काउंट करने में ना बड़ी आसानी रहेगी। क्या होगा, मुझे पता है ये 5 को शो कर रहा है, 1 6 आ गया, जल्दी से माइंड में आ जाता है, हमें लाइंस को नहीं काउंट करना पड़ता, ठीक है। इस तरह मैंने अभी ये बनाए नहीं थे बंडल, मैंने आपको बताना था इसलिए लाइंस लगाई सिर्फ, ठीक है। अब ये कितनी है, 1 2 3 4, छोड़ दें आप, 5 से ऊपर जो जाएगा हमने 5 का बंडल बनाना है, उसके बाद बाकी लेना है, ठीक है। अब ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। मैंने ये 5 वाली को लिया और ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये 5 हो गया, 5 और एक 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी, 1 2 3 4 5, ये 5 वाली को हटाया और इसके ऊपर डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। ये 5 का हो गया बंडल हमारा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 टाइम आ रहा है, ये 5 वाली को हटाया और ऐसे इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या बता रहा है, मुझे बड़ा आसानी से पता चल रहा है। अब नेक्स्ट में अगर और ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती ना, नेक्स्ट भी कहीं 5 बनते तो मैं उनका भी बंडल बना देती, तो हमें काउंट करने में बड़ी आसानी होती कि 5 5 5 इस तरह और फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ से बनानी है हमें फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या मतलब, यहाँ से आपने नंबर इनका देखते जाना, लिखते जाना। कितना आ गया, 1 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक हो गया। 4 है, ये 5 और एक 6, ये 4 टाइम्स, ये 6 हमारा 3 टाइम्स, 7 आया है, ये 5 और एक 6, ठीक है। 8 हमारा 5 टाइम्स आया, 9 आ रहा है, 5 और 1 6, 10 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, 11 आ रहा है 2 टाइम्स, और 12 भी आ रहा है हमारा 1 टाइम, ठीक हो गया जी। ये बन गई हमारी फ्रिक्वेंसीज। अब यहाँ तक जो हमने काम किया ना, फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। उसने हमें यही कहा था ना, क्या कहा था उसने, कहा था कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली, ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम बन गया हमारा। यहाँ तक ये कहलाती है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। फ्रिक्वेंसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगली चीज़ जो है ना, वो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है, कम्युलेट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज कैसे होती हैं, ओके हो गया। और इनका एक बड़ा फ़ायदा होता है, ये एंड पे हमें जाकर टोटल नंबर बताती हैं। वो कैसे बताएंगी, मैं आपको बताती हूँ। पहली जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगली कैसे लिखेंगे, इसको और इसको जमा करेंगे। 1 + 3 आ गया 4, अब 4 में 6 को जमा करेंगे, 4 + 6 आ गया हमारे पास 10, ठीक है। इसी तरह से 10 में 4 को जमा करेंगे, 14 आ जाएगा, 14 में 3 को जमा करेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पे आती जाएगी उसमें अगली को जमा करेंगे, लिखते जाएंगे। फिर आएगा उसका सम, फिर उसके अंदर अगली को जमा करेंगे। मैं ये सारी जमा करके लिख के आपको बताती हूँ, ठीक है। ये कॉलम कंप्लीट करके ये कैसे करना है। अब आप देखो, ये 10 आ रहा है ना, दोबारा और बता दूँ, 10 आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा 4 आ गया, अगले में लिखना होता है। ये 10 आपने पहले लिखा प्लस ये 4, क्या बन गया हमारे पास 14। अब आ रहा 14 में ऐड करना है आपने 3, हो गया 17, और 6 आ रहा है ना,
17 में ऐड करना है आपने 6, जो नंबर आता है लिखते हैं, इस तरह आगे 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 अपने एंड तक चलना है। ठीक हो गया, मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ओके, ये देखें इस तरह से मैं काउंट करती गई। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद यहाँ तक बताया था मैंने आपको। 17 आया, 17 में मैंने 6 ऐड किया 23, 23 में 5 को ऐड किया 28, 28 में 6 को ऐड किया 34, 34 में 2 को ऐड किया 36, 36 में 2 को ऐड किया 38, और 38 में मैंने ऐड किया 1 को, आ गया 39। ठीक है, ये हमारी कहलाती क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ठीक हो गया, यानी अपनी फ्रिक्वेंसी आपने पहली वाली को एज इट इज़ लिखना है, फिर अगली क्या करनी है, प्लस कर करके लिखते जाना है आपने। ठीक हो गया, कम्यूलेट का वैसे भी मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक हो गया, ये बन गई। अब इसका एक फ़ायदा बताऊँ आपको, ये जो एंड में नंबर आया ना 39, ठीक है, ये एक्चुअली नंबर पता है क्या है, आपके जितने भी वो फैमिलीज़ थी ना, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ वो थी, ये कम्यूलेट करके टोटल नंबर आ जाता है। थर्ड आप वो जो वहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ना, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 39 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में निकल आती हैं। ठीक है, तो ये 39 आप जाके अपने डेटा को काउंट करो, ये वाली जो वैल्यूज़ आपको दी है ना, ये वाली, ये आप काउंट करो, ये 39 ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ़ वेरियस फैमिलीज़ है ना, यानी 39 फैमिलीज़ हैं जिनके नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिखे हैं। ठीक है, 39 फैमिलीज़ थी ये। और कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू आती है ना टोटल, वो एक्चुअली हमारे जो नंबर होता है ना, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, यहाँ पे हम कहेंगे ना हमारे नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ थी, तो ये टोटल 39 फैमिलीज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कह लो आप, जितनी भी ऑब्जर्वेशन उसका टोटल नंबर निकल आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों सवाल हो चुके हैं। फ्रिक्वेंसी जहाँ तक बनानी थी इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे उसने कहा था कि आपने कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसीज भी निकालनी है, वो भी हमने निकाली। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम था, पॉलीगॉन था और ऑगिव था। ठीक है, अब ये जो हिस्टोग्राम होता है और पॉलीगॉन होता है ना, वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम है। ठीक है, ये जो ऑगिव बनता है ना, ऑगिव बनता है इस कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का। वहाँ पे भी ये बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है। जो हमारा थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑगिव वाली, ऑगिव इज़ एक्चुअली द पॉलीगॉन ऑफ कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसीज। ठीक हो गया, तो ये होती है वो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी जिसकी वहाँ पे बात हुई थी, और ऑगिव इसका ग्राफ होता है, इसका लाइन ग्राफ होता है। ठीक हो गया, अब हमने करना है अपना अगला वाला क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा। बुक से आपको रीड करके बता रही हूँ, साथ साथ यहाँ पे आपको गाइड करती जाऊँगी। ठीक है, कहता है द फ्रिक्वेंसी द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 है, ठीक है, उसके 40 स्टूडेंट्स का वेट किया गया है। ठीक हो गया, अब इस पर फोकस करना है, वेट। ठीक है, यानी ये बच्चों के जो हमें डेटा बताया गया वो एक्चुअली बच्चों के वेट्स हैं। ठीक हो गया, अब कहता है मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपको क्या करनी है, एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। दूसरी बात कहता है टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज एज 5। ये बाद में बात करते हैं, ये क्या बताया। ऑल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, एंड मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एंड कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बनानी है हमें। ठीक हो गया, लास्ट में उसने जाके कहा है कि कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी भी बनाइए। ठीक हो गया, अब सबसे पहला स्टेप, सारी चीज़ें पीछे छोड़ो आप, हमें ये डिटेक्ट करना है कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है, कौन सा डेटा है, तभी हम उसकी जाके ये बताएंगे कि हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कैसी बनेगी, कौन सा तरीका हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है डेटा ऑफ द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स के वेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 34 है, 26 है, 33 है, ये वेट्स हैं बच्चों के। तो वेट्स क्या होते हैं, होगा ना 34 kg का बच्चा होगा, 26 kg का बच्चा होगा, 33 kg का बच्चा होगा। ठीक है, इसी तरह ही होगा ना, 34 किलो का बच्चा, 26 किलो का बच्चा है, या 33 kg 33 किलो का बच्चा है। ठीक हो गया, अब 34 kg, 26 kg, 33 kg ये क्या है, क्या ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है हमारा, काउंटेबल। क्या ये काउंट की कर रहे हैं हम 34 kg, ये काउंट तो नहीं, गिन तो नहीं रहे हम, 34 kg गिन नहीं रहे हम, ये गिनने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, ये हम मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब ये मेजरेबल चीज़ है। वेट क्या है, वेट्स क्या होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं। क्यों, 34 क्या है हमारा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और kg क्या है हमारा मेजरिंग यूनिट। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, मेजरिंग यूनिट भी मौजूद है। इसका मतलब है वेट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया,
जब मजरेबल क्वांटिटी है तो मजरेबल क्वांटिटी के लिए क्वांटिटीज़ का जो डेटा है वो क्या कहलाता है, हमारा कंटिन्यूस डेटा। ठीक हो गया। जब कंटिन्यूस डेटा आता है तो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला दूसरे वाला तरीका इस्तेमाल होता है, जैसे हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है ना, फिर फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। ओके हो गया। पहले तो हमें डेटा को अपने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, डेटा को मैंने अपने डिटेक्ट किया। पहला स्टेप, मेरा डेटा जो है वो एक्चुअली है कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, मैंने देख लिया कि वेट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी और मेजरेबल डेटा इज़ कॉल्ड द कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, मेरा डेटा कंटिन्यूस डेटा है। अब कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, फाइंड रेंज। रेंज होती क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी पहले मुझे अपनी इस डेटा में जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और फिर मिनिमम वैल्यू लेनी है। मैं भी वहाँ से आपको वैल्यूज़ जो हैं वो डेटा हमें सारा दिया हुआ है ना, नंबर्स वगैरह, ये हमारा वो डेटा। ठीक है, मैंने साइड पर लिखा हुआ है ये सारे नंबर्स। इसके अंदर से मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल के फिर आपको लिख के बताती हूँ। ओके जी, मैंने अपने डेटा में जाके ऑब्ज़र्व किया, जो मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे आ रही है वो 41 है और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 21 है। अब हमें क्या करना है, रेंज कैसे फाइंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करनी है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, 41 में से माइनस करना है हमने 20, हमारे पास क्या निकल आए, आंसर क्या आ गया हमारे पास 20। ठीक है, ये आ गई हमारी रेंज। ओके हो गया। अगली बात कहता है डिसाइड नंबर ऑफ ग्रुप्स के, यानी कि अब हमें जो अपना डेटा है वो कितने ग्रुप्स बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए या 9 बनाए। ठीक है, कितनी क्लासेस बनाएं आप, ये समझ लो आप। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसको, ये हमारे योर ओन डिसीजन होता है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं कि हम कितनी क्लासेस बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये जो ऑप्शन है ना हमारे डिसीजन वाला, वो नहीं आने दी, क्योंकि उन्होंने, आप देखो है लिखा हुआ है सवाल के एंड पे जाके, हिंट। हिंट के आगे क्या लिखा हुआ है, मेक क्लासेस 20 to 40, 25 to 29। खुद उन्होंने बता दिया कि आप क्लासेस जो है ना वो इस तरह से बनाओ। जब क्लासेस जो है वो, उसने खुद रेंज बता दी हमें कि आप जो डिफरेंस ले रहे हो ना क्लास का, वो 24 माइनस 20 करो आपके तो 4 आता है। ठीक है, आपको 4 का डिफरेंस लेना है। ठीक हो गया, यानी जो क्लास उसने बनानी बताई है वो आपने 4 लेनी है। ठीक है, इस बात को भी आप छोड़ो, आगे आप देखो एज क्या है। एज इज़ डिटरमिन द क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी आपने एक वैल्यू ये ली, दूसरी ये ली, ये इंटरवल कितना होना चाहिए। ठीक है, 5 वैल्यूज़ का डिफरेंस है, 6 का है, 7 का है, कितना है, ये भी आपको वाया फार्मूला खुद निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ की हमें सहूलत दे दी कि हमें इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बताया है, जहाँ पर उन्होंने कहा ना कि मेक अ फ्रीक्वेंसी, सेकंड सेंटेंस के अंदर, कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। उन्होंने खुद बता दिया कि अपने क्लास इंटरवल का जो साइज़ है ना वो आपने 5 लेना है। यहाँ पे फार्मूला लगा के वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, उन्होंने क्लास इंटरवल भी हमें बता दिया कि 5 है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये बराबर होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ग्रुप्स। अब हमारे पास रेंज तो हमने खुद निकाली, ठीक है, रेंज हमने खुद निकाली, क्लास इंटरवल उन्होंने बता दिया है, तो हम ये इसको यूज़ करके हम अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, कि हम यहीं से, बजाय इसके कि मैं गेस करती मैं यूँ बनाऊँ या यूँ बनाऊँ, दोनों वैल्यूज़ मौजूद है, यहाँ से आप नंबर ऑफ़ क्लास निकाल लो। ठीक है, तो मेरा के किसके बराबर आ जाएगा, के आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो मेरे पास के इज़ इक्वल्स टू आ गया 4। मैंने 4 क्लासें बनानी हैं। ठीक हो गया, 4 क्लासेस बनाऊंगी मैं ऐसे, 1 2 3 4, ऐसे 4 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, अब उनका इंटरवल कितना होगा, 5 का इंटरवल लेना है। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अब मैं बताती हूँ कि काम कैसे करना। मैं यहाँ पे अपने कॉलम्स बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ अब काम करना कैसे। हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी हमने पूरी कर ली अपनी। ओके जी, मैंने जो है वो अपने मेजरेबल डेटा यानी कंटिन्यूस डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया। ये बनाई मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसमें हमारी होती हैं क्लास लिमिट्स होती हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी होती है, मेन चीज़ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है, हमारी क्लास लिमिट्स एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने बीच में क्यों बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपने क्लास बाउंड्रीज़ भी बनानी है, आपने मिड पॉइंट्स भी निकालने हैं, आपने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी बनानी है। ठीक है, तो मैंने ये सारे कॉलम बीच में डाले हैं। ठीक है, ये होगी हमारी क्लास लिमिट्स, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज़, ये क्या होती हैं,
मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी का आपको पता चल गया, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में अपने निकाली, तो वो क्या होती है। ठीक हो गया। अब स्टार्ट कैसे करना है, हमें सबसे पहले अपनी ये क्लासेस बनानी है। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहली जो हमारी क्लास बनेगी ना, वो थोड़ा बस टेक्निकल काम है, देख के करना है, बाकी हम खुद बनाते जाएंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट जो हमारी क्लास बननी है वो कैसे बननी है, आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखनी है रेंज की वैल्यू। रेंज हमारी क्या थी, आर क्या आया था हमारा 20, यहाँ पे आपने लिखा 20। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास बनने जा रही है 20। यहाँ पे क्या किया, अगली आपने जो वैल्यू बनानी है वो बनानी है अपने रेंज में ऐड करना है अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, रेंज थी हमारी 20 और ये रहा हमारा क्लास इंटरवल एज 5। तो अब रेंज स्टार्ट हमने करना रेंज, और फिर हमने रेंज के अंदर अपनी क्लास इंटरवल को ऐड करना है। अब रेंज हमारी क्या थी, रेंज थी जी हमारी आर क्या निकला था हमारे पास, इट वॉज 20। ठीक है, और हमारा क्लास इंटरवल क्या निकला था 5। ठीक है, मुझे पहले मैंने रेंज लिखना है, रेंज की वैल्यू लिखनी है अपनी, यहाँ पे आ गया मेरे पास 20। अब 20 में मुझे क्या करना है, ऐड 5, 20 में 5 ऐड करूँगी मेरे पास आ जाएगा 25। ये हमारी पहली क्लास बन गई। ठीक है, अब अगली क्लास कैसे बनेगी हमारी, नेक्स्ट ये 25 है, यहाँ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास बनेगी 26। 26 में आप 5 ऐड कर दो। ठीक है, 26 + 5 अपना क्लास इंटरवल आ जाएगा 31। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 31 है, 32 से स्टार्ट होगी, 32 के अंदर आप ऐड कर दो 5, हमारे पास आ गया 37। अब अगली 37 के बाद आता है हमारे पास 38, 38 में 5 ऐड कर दो, 38 + 5 हमारे पास आता है 43। ठीक हो गया, इतनी बात, ये हमारी बन गई क्लास लिमिट्स। ठीक है, अब आप ये देखो, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 41 और मिनिमम थी 21। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है 20 से, यानी मिनिमम को कवर कर रहा है, और ये आ रहा है 43 हमारी मैक्सिमम को कवर कर रहा है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरी बात, हमने ये जब अपनी क्लासेस बनाई, कितनी क्लासेस बनी, 1 2 3 4। जब हमने इस फार्मूला के थ्रू अपनी क्लासेस निकाली थी कि नंबर ऑफ़ क्लासेस या ग्रुप्स कितने बनेंगे, 4 ही आया था ना, हमारे 4 ग्रुप्स ही बने हैं। ठीक हो गया, इतनी बात, ये भी कन्फर्म हो गया। ओके, अब अगली चीज़ है, उसने कहा है क्लास बाउंड्रीज़ निकालें। अगर मैं ये क्लास लिमिट्स मैंने निकाल ली और ऊपर जाके मैं ढूंढूं कि 20 से 25 तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, मैं वो यहाँ पे निशान लिखती जाऊँगी 1 2। ठीक है, 1 काउंट नंबर लिख दूँगी उसका यहाँ पे। फिर मैं जाके देखूँगी 26 और 31 की रेंज में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, ऊपर 26 से 31 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं यहाँ पे जाके वो नंबर लिख दूँगी। फिर मैं देखूँगी 32 से 37 तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं, उनका नंबर लिख दूँगी काउंट करके, कि 32 और 37 के दरमियान जितनी भी आ रही हैं 4 5 6 वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर जाके देखूँगी मैं 38 और 43 इस रेंज की कितनी वैल्यूज़ हैं ऊपर, उसका नंबर यहाँ पे ला के लिखूँगी। ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी, बाद में क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। ठीक है, क्लास लिमिट्स बना दी, फ्रिक्वेंसी लिखूँगी, ये 2 कॉलम मिल के बना देंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी मैं ये फ्रिक्वेंसीज लिख के आपको बताती हूँ। पहले मैं जाके क्या देखूँगी, 20 और 25 के दरमियान वहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 20 से 25 तक, उनका मैं नंबर यहाँ पे ला के लिखूँगी। ठीक है, ओके जी। अब देखें, मैंने अपनी पहली क्लास में 20 से 25 तक डेटा में जाके वैल्यूज़ देखी, वहाँ पे 6 वैल्यूज़ आ रही थी। ठीक है, 26 से 31 तक 15, 32 से 37 तक 15 और 38 से 43 तक 4 वैल्यूज़ आ रही थी। अब ये मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इनको सबको मैंने काउंट किया, मेरे पास आ रहा था 40। अब यानी इसका मतलब है मैंने ये बिल्कुल ठीक चेक किया। क्यों ये कैसे पता चला कि मैंने ठीक चेक किया अगर ये 40 आ गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हमें स्टार्ट में कहा कि जो ये वेट्स हैं ना, एक्चुअली ये 40 स्टूडेंट्स के वेट हैं, ये देखिए आप। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने 40 की 40 वैल्यूज़ को सही काउंट कर लिया। ठीक है, इस रेंज में इतनी आ रही थी, इस रेंज में इतने बच्चे थे, इस रेंज में इतने बच्चे थे, इस रेंज में इतने बच्चे थे। ठीक है, टोटल 40 बच्चे मैंने काउंट किए हैं। यहाँ से मेरा जब समेशन होता है ना फ्रिक्वेंसी का, तो वो टोटल नंबर होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो 40 आया, मतलब मेरे को मिस नहीं हुआ, मैंने 40 बच्चों को सही जगह पे काउंट किया है। अब ये तो मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया ना, मैंने इसको चेक कैसे किया था वो तरीका भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि मैंने 20 से 25 तक वैल्यूज़ को चेक कैसे किया था, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। ये देखें, हम बुक में गए, ये दिया हुआ है हमारा डेटा। ठीक हो गया, पहली हमारी क्लास है 20 से 25 तक। ठीक है, इसमें यानी क्या क्या आना चाहिए, 20 21 22 23 25। ठीक है, सबसे पहले क्या है 20 को तलाश करते हैं। यहाँ पे 20 देखा, 20 नहीं है, 21 देखे, 21 ये आया,
ये आया 21। बस अब हम देखते हैं नेक्स्ट में जाइए 22। 22 को तलाश करते हैं कि वो किधर है, इसमें कितनी बार आया है 22। ये अब 22 हो गया, 23 को चेक करना है। 23 ढूंढते हैं अब। 23 23 नेक्स्ट 24, ये आया 24। बस 24। अब हमने देखना है 25। हमारी थी रेंज 20 से 25 तक, 25 रह गया हमारा। 25 को देखते हैं, 25 यहाँ पे कहीं आ रहा हो तो। 25 नहीं, बस पूरे हो गए। ठीक है, इस रेंज के हमने टोटल नंबर्स को टिक कर लिया। ओके, अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके हुआ, मैंने ये काउंट किए। इस रेंज में मेरे कितने आ रही थी वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ आई थी, वो मैंने यहाँ पे नंबर ला के लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने बाकी सारी जो हमारी जो क्लासेस है ना, उन सब की वैल्यूज़ कैसे जाके टिक करना है, उसका नंबर लिखना है, फिर आप उसको मिटा दो और फिर अगली रेंज की वैल्यूज़ को टिक करो, काउंट करो, यहाँ पे नंबर लिखो, फिर मिटा दो। फिर आप इस रेंज की वैल्यूज़ को जाके टिक करना, उनको काउंट करना, उनका नंबर ला के यहाँ पर लिखना और फिर मिटा दो। ठीक है, फिर आपने इन सारी फ्रिक्वेंसीज़ को देखना है जमा करके। अगर इसका नंबर हमारी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है हमने सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लिया, कोई मिस नहीं हुई है। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। ये होती है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्लासेस बनाते हो, फ्रिक्वेंसीज निकालते हो, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड करनी है, उसके बाद अपने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। अब ये क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? ठीक हो गया, ये होती है ना क्लास लिमिट 20 to 25, ठीक है, 26 to 31। क्लास बाउंड्री में ना, अच्छा ये जो होती है ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है। जब हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर ना हमारी जो पिछली वाली, यानी कि हमारी जो आप कहो कि ये फर्स्ट की जो मैं कैसे बनाऊंगी, 0.5 को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से आपने ये पहले लेनी है, इसके अंदर से आपने 0.5 को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 19.5। ठीक है, और यहाँ पे 0.5 को ऐड करना होता है, तो ये बन जाएगा 25.5। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आपने ये वाली अपनी लिमिट ली, इसकी लोअर लिमिट में से आपने 0.5 माइनस करना है। जब 26 में से 0.5 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 25.5, और इसमें ऐड करना होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 31.5। अगली क्लास में आ जाओ, आप क्लास बाउंड्री बनानी है आपने। इसमें से लोअर लिमिट में से आपने 0.5 को माइनस करना है, तो 0.5 माइनस किया, मेरे पास आ गया 31.5, और अपर वाली लिमिट के अंदर आपने ऐड करना होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 37.5। इस पर आगे हमने क्लास बाउंड्री इसकी बनानी है। लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया तो बन जाएगा 37.5, और अपर लिमिट के अंदर ऐड किया तो आ जाएगा 43.5। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, ठीक हो गया इतनी बात। जब हमने उस लिमिट्स के अंदर से लोअर में से हमने माइनस करना होता है और अपर लिमिट के अंदर हमने ऐड करना होता है, तब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज जब बन जाती हैं, उनके पता है क्या होता है, प्रीवियस वाली की लोअर लिमिट और अगली की अपर लिमिट बराबर आ रही होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। ओके हो गया। अब अगली बात, अगली चीज़ है जी, जो ये उसने जो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ना, एक तो उसने कहा था फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, दूसरे उसने कहा था क्लास बाउंड्रीज बनाओ। ठीक है, ये देखो आप, ये आ गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो बना दी। क्लास बाउंड्रीज कहीं थी, वो 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया, क्लास बाउंड्रीज बन गई। अगली बात कह रहा है मिड पॉइंट्स फाइंड करके बताओ। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे होता है? मिड पॉइंट होता है, चाहे आप लिमिट्स का निकाल लो या आप बाउंड्रीज़ का निकाल लो, एक जैसे ही निकलता है। और वो कैसे निकलता है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अपने लिमिट्स को या अपनी जो भी अपर क्लास लोअर क्लास बाउंड्रीज़ को आप ऐड करो और उन्हें 2 के ऊपर डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों में से आंसर एक ही आएगा आपका। ठीक है, चाहे आप 20 + 25 करो और उसको 2 पे डिवाइड कर दो, तब भी आपके पास आता है 22.5। ठीक है, 22.5। ये हमने कैसे निकाला, ये मैंने लिमिट्स के थ्रू निकाला। ठीक है, मैंने 20 में ऐड किया 25 और 2 पे डिवाइड कर दिया, मेरे पास आता है 22.5। ठीक है, या आप अपनी बाउंड्रीज़ के थ्रू भी निकाल सकते हो, यानी आप क्या लिखोगे,
19.5 में ऐड किया, 25.5 और उसे 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। 19.5 प्लस 25.5 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फिर से वही 22.5 ही आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके आपने मिड पॉइंट निकालना है, चाहे आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिमिट्स के थ्रू निकाल लेती हूँ। 26 + 31 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 32 + 37 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे 38 + 43 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं इनके आंसर्स आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। ओके जी, ये मैंने सारी अपनी मिड पॉइंट्स भी निकाल लिए, ठीक है। मिड पॉइंट का क्या मतलब, दरमियान वाला पॉइंट, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, दरमियान का पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। ओके, अब हमारी कितनी बातें पूरी हो चुकी हैं। उसने कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, बना दी। क्लास बाउंड्रीज बनाओ, बना दी हैं। अब हमने मिड पॉइंट्स कहे थे, वो भी निकाल दिए। अब सिर्फ रह गया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी रह गई है, उसका कॉलम है हमारे पास मौजूद, बना हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ वो निकाल के बतानी है हमने आपको। ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसको ऐड करेंगे, 6 + 15, जो भी आंसर आता है 6 + 15 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 6 + 15 हमारे पास आता है 21, ठीक है, ये बन गई। अब 621 में आपने ऐड करना है ये अगली वाली 15, ठीक है। 21 में हमने ऐड किया 15, हमारे पास आता है 36। अब इस 36 में आपने ऐड करना है ये वाला 4, वह हमारे पास आ गया 40, ठीक हो गया जी। ये निकल आई हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। अब मैंने आपको कहा था ना, कम्युलेट का मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। जो आखिरी इसकी वैल्यू निकलती है ना, वो एक्चुअली हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आखिरी वाला जो पॉइंट निकलता है वो हमारा समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज और हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन सारी ये बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब जितनी बातें उसने हमें कही थी वो हमने उसको सारी पूरी करके बता दी कि उसने हमसे मांगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये क्लास लिमिट और ये वाला कॉलम प्लस करे थे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। उसने हमसे कहा क्लास बाउंड्रीज बना के बताओ, ये 0.5 माइनस किया, 0.5 ऐड किया, क्लास बाउंड्रीज बन गई। उसने हमसे कहा मिड पॉइंट फाइंड करके बताओ, ओके जी, इन दोनों को ऐड करो या लिमिट्स को दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करते जाओ, हर क्लास का मिड पॉइंट निकल आएगा। और फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कही, उसका तरीका भी हमने देख लिया। पहली फ्रिक्वेंसी को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर अगली में ऐड करते जाते हैं। इसमें ऐड किया, आंसर लिख दिया, फिर आंसर आया, फिर ऐड किया, फिर आंसर लिख दिया, फिर आंसर आया, फिर ऐड किया, फिर ऐड करके लिख दिया, ठीक है। और जो हमारा फाइनल जो आंसर होता है ना, वो एक्चुअली हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई होती हैं, ठीक हो गया। अब जितनी बातें भी उसने कही थी वो सब कुछ हमने करके दिखाई। इस क्वेश्चन को बार बार देखिए ताकि आपको समझ आए इन डिटेल कि हमने किया क्या है, ठीक हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, ओके हो गया। इसकी एक फुल जितना भी हमने काम किया, वीडियो में तो ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, इसकी मैं पिक्चर भी आपको साथ शेयर करूँगी कि पूरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ, ओके। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉल्व हो चुका। ओके जी, आ गया है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इट इज़ द डेटा, जो भी आपको सारी वैल्यूज़ दी हुई है ना बुक के अंदर, कहता है इज़ द डेटा ऑफ द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, ठीक है। 30 टीचर्स हैं, 30 टीचरों की सैलरीज दी हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सैलरीज हैं, ठीक है। अब सैलरी हमने डिटेक्ट करना है, सबसे पहले हमारा डेटा क्या है, तभी तो हम तरीकाकार भी कर बनाएंगे ना कि हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कौन से वाले डेटा की फॉलो करनी है। सैलरीज क्या होती हैं, क्या सैलरी काउंटेबल है या फिर सैलरी मेजरेबल है, ठीक है। सैलरीज हमारी कैसे बताई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो 300 रुपये, इस तरह ही होती है ना हमारी सैलरी। ऐसे तो नहीं मैं कह सकती 300 सैलरी है, 200 सैलरी है, या 5000 सैलरी है, या 50,000 बस सैलरी है। किसी करेंसी में काउंट करना पड़ेगा ना। 50,000 रुपये हैं, 50,000 रियाल हैं, 50,000 डॉलर हैं, किसी करेंसी में हमें जाना पड़ेगा ना। मैं ऐसे तो नहीं कह सकती 50,000 सैलरी है उसकी, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सैलरी की बात करते हैं तो हम एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी देते हैं, और क्योंकि ये जो करेंसी है ये हमारा क्या हो जाता है, मेजरिंग यूनिट, ठीक है। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं तो हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी मौजूद होता है और मेजरिंग यूनिट भी। और यहाँ पे भी उन्होंने कहा हुआ है कि आपको सैलरीज दी गई हैं रुपीज़ में, ठीक है,
रुपीज़ में आपको 30 टीचर की सैलरीज दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है, इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और इसकी मजरेबल यूनिट, मजरिंग यूनिट भी मौजूद है, इसलिए इट इज़ अ मजरेबल क्वांटिटी। सैलरी इज़ अ मजरेबल क्वांटिटी। जब हमारी क्वांटिटी मजरेबल हो जाती है तो हमारा डेटा कौन सा यूज़ होता है, कंटिन्यूस। ठीक हो गया, ये हमारा कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस डेटा हम कैसे बनाते हैं, कंटिन्यूस डेटा में हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती, क्लास लिमिट्स बनानी पड़ती हैं, और फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि उस हर क्लास के अंदर यानी क्लासेस बनानी पड़ती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा के लिए हमें क्या करनी पड़ती हैं, क्लासेस बनानी पड़ती हैं। ठीक हो गया, तो ये वो क्लासेस वाली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ठीक है, अब क्लासेस वाली डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला हमें स्टेप क्या फॉलो करना पड़ता है, हमें लेनी होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ताकि हम रेंज निकाल सकें। ठीक हो गया, अब जो हमें डेटा दिया हुआ है ना, मैं वहाँ से ना आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करके लिख के बताती हूँ और फिर रेंज निकालती हूँ। ठीक है, ओके जी, मैंने अपने डेटा में चेक किया, जो मैक्सिमम सैलरी दी हुई है ना वो है 1240 रुपये। ठीक है, और जो मिनिमम है वो है 440 रुपीज़। ठीक हो गया, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल ली मैंने। अब हमें अपनी रेंज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1240 माइनस 450। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पर निकालते हैं हम। 1250 में से माइनस करना है 450, आता है हमारे पास 800। ठीक है, हमारी रेंज क्या आ गई, 800। ओके हो गया, अब हमें अपना जो है वो नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालनी है। ठीक है, अब ये जो उन्होंने क्लास इंटरवल, उसने क्वेश्चन में ही बताया कि आप क्लास इंटरवल जो है ना वो 100 का ले लो। ठीक है, वो हमने लिख लिया, h इज़ इक्वल्स टू 100। अब हमें पता है हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस क्या होते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली फार्मूला निकलता है हमारा क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल एच बराबर होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमें जो डेटा के हिसाब से हमने रेंज भी निकाल ली है, क्लास इंटरवल हमें बता दिया है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को यूज़ करके हम नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालते हैं। यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली, तो के आ गया हमारी रेंज डिवाइडेड बाय हमारा क्लास इंटरवल। रेंज हमारी आई है 800 और क्लास इंटरवल आया हमारा 100, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 8। नंबर ऑफ़ क्लासेस यहाँ पे यानी हमारी 8 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्लासेस बनेंगे ना हमारे, वो 8 बनेंगी। कैसे लिखूँगी, 1 2, जैसे पिछले वाले में हमारी 4 क्लासेस बन गई था, यहाँ पे 8 क्लासेस बन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 क्लासेस बन जाएंगी हमारी। ओके हो गया, ये मैंने इनकी ऐसे भी बना दी, क्योंकि फिर ना वैल्यूज़, ये लाइंस नहीं है ना इसके अंदर, फिर वैल्यूज़ में गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं आती मैंने फ्रिक्वेंसी लिखी किसकी है। ठीक है, ऐसे बन गया। ठीक है, ये 8 क्लासेस बनेंगी हमारी। अब हमने अपनी क्लासेस बनानी है। ठीक है, हमारी देखना है कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या थी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारी आई थी 450। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, पहले मैं अपनी लोअर क्लास की जो लिमिट लिख रही हूँ वो लिख रही मैंने 450 में, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास इंटरवल हमारा आना था 100 का। ठीक है, 450 के अंदर 100 ऐड करते हैं। 450 में ऐड किया हमने 100, हमारे पास आ गया 550। ठीक है, 550। नेक्स्ट क्या, सॉरी 50, अगली क्या बनेगी हमारी, एक नंबर इससे बड़ा, 551। ठीक है, अब 551 के अंदर मैंने ऐड किया 100, मेरे पास आता है 651। ओके हो गया, अब 651 यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 652। ठीक है, अब 652 के अंदर मैंने ऐड किया 100, मेरे पास आता है 752। अब मैं सारी अगली बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, समझ आ गई ना कैसे कैसे करना है। ओके जी, ये मैंने बना ली अपनी सारी क्लास लिमिट्स। ठीक है, अब आप देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 450 से जा कहाँ तक रही है, 1252 तक। ठीक है, मैं हमारी मिनिमम वैल्यू क्या थी, 450। हमारी क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 450 से। ठीक है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1240। ठीक है, 1240 हमारी लास्ट वाली बिल्कुल आप देखो वो है 1252, जो कि 1240 को कवर कर रही है। ठीक है, यानी हमारी जितनी भी क्लासेस बनी हैं उनके हमारे अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब यहाँ पे अरेंज हो जाए, सॉरी शामिल होंगी। ठीक हो गया, ये भी पता चल गया हमें, सारी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी बीच में इस रेंज के अंदर 440 से 1252 तक। ठीक हो गया, अब मैंने जाके अपने डाटा में क्या चेक करना है, मैंने देखना है कि 450 से 550 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, वो हमने अपने जो डेटा दिया हुआ वहाँ से निकालनी है वैल्यूज़, कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं। ओके जी, ये आ गई हमारी बुक, ये आ गया हमारा डेटा। हमने 450 से 550 की रेंज में वैल्यूज़ देखनी है कौन कौन सी कितनी आ रही हैं। ठीक है,
450 आ गया, 550 में ये भी आ जाएगा, 550 में ये भी आ जाएगा, ये बड़ी है। 450 से 550, 4, बस जी कितनी वैल्यूज़ आई, 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम जाके अपनी फ्रिक्वेंसी की जगह पे लिख देंगे 3, ऐसे। ठीक हो गया। 450 से 550 में आ रही थी 3 वैल्यूज़। अब बिल्कुल इसी तरह मैं अपनी अगली रेंज 551 से 651 तक देखूंगी कितनी आती हैं, 652 से 752 तक देखूंगी कितनी आती है, फिर मैं यहाँ पे सारी अपनी वो फ्रिक्वेंसीज लिख दूँगी। ठीक हो गया, मैं लिख के आपको दिखाती हूँ। जी। ठीक है, मैंने अपने सारे डेटा में जाके देखा मेरी इस रेंज में कितनी वैल्यूज़ आती हैं, वो सब मैंने इनके सामने जिस जिस क्लास के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही थी वो मैंने उनकी नंबर्स लिख दी, यानी फ्रिक्वेंसी लिख दी। ठीक हो गया, और एंड पे जाके मैंने इन सबको काउंट किया, वो 30 आया। इसने मुझे क्या शो किया, क्या कहा था उन्होंने कि 30 टीचर्स की सैलरीज़ हैं। ठीक हो गया, तो मैंने टोटल काउंट करके देखा, 30 मेरा आया। इसका मतलब मैंने कोई भी वैल्यू अपनी मिस नहीं की है। ठीक हो गया, तो यानी ये जो क्वेश्चन है उसने सिर्फ यही कहा था हमसे इसके अंदर कि आपने सिर्फ ना फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। ठीक है, ये है जस्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है, आपने अपनी क्लासेस बनाई, फ्रिक्वेंसी निकाल के बता दी, दिस इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना क्वेश्चन में काम कहा था वो हमने कंप्लीट करके बता दिया। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी फुल पिक्चर भी मैं आपको साथ ही अटैच करूँगी इस स्लाइड के, तो वो आपको पूरा क्वेश्चन भी फुल फ्लेज नज़र आएगा कि ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि जो डेटा हमें दिया हुआ है ना, इज़ द डेटा ऑफ ए डेली लोड शेडिंग इन आवर्स, लोड शेडिंग इन आवर्स इन 31 लोकेलिटीज़। इसका मतलब है 31 वहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन 31 है। ठीक है, हर लोकेलिटी यानी 31 लोकेलिटीज़ में उन्होंने लोड शेडिंग के आवर्स देखे हैं कि कितने घंटे लाइट जाती है। ठीक हो गया, अब लोड शेडिंग इन आवर्स, ठीक है, अब ये हमें देखना है डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है। लोड शेडिंग इन आवर्स इज़ काउंटेबल, क्या हम इसे गिन सकते हैं? लोड शेडिंग को मैं कहूँ 2 लोड शेडिंग, 3 लोड शेडिंग, ठीक है, ये काउंटेबल में क्या होता है, सिर्फ आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको लगाओ, मैं कहूँगी 2 लोड शेडिंग, 6 लोड शेडिंग, 11 लोड शेडिंग। ये बात मतलब एक्सेप्टेबल है नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 3 घंटे की लोड शेडिंग, 5 घंटे की लोड शेडिंग, 1 घंटे की लोड शेडिंग, तो आपकी बात में समझ आए, इस बात आपकी समझ में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड दिस आर इज़ द मेजरिंग यूनिट। सो लोड शेडिंग की जो वैल्यूज़ हैं उस वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और मेजरिंग यूनिट दोनों के साथ आ रही है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी लोड शेडिंग है वो क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, और हमें ये पता है जब हमारा डेटा मेजरेबल होता है, सॉरी अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, और जब डेटा मेजरेबल डेटा होता है, मेजरेबल क्वांटिटी बन जाती है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम कहते हैं उसको कंटिन्यूस डेटा। ठीक है, तो ये हमारा है कंटिन्यूस डेटा। तो कंटिन्यूस डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं और फिर फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपनी जो क्लास बनानी होती है उसके लिए सबसे पहले तो हमें रेंज चाहिए ना। ठीक है, हम इसके सोल्यूशन में जाएँ तो हमें सबसे पहले चाहिए रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करना होता है हमें मिनिमम वैल्यू को। अब मैं अभी डेटा में जाती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू देखती हूँ कौन सी है, मिनिमम कौन सी है, फिर उसको माइनस करके रेंज लिखते हैं। ठीक हो गया, अब चेक करने में यहाँ से दिखाऊँ मैं तो बहुत टाइम लगेगा। अब अपने डेटा में जाके मैं चेक करती हूँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। ओके जी, अपने डेटा में मैंने जाके देखा तो वहाँ पे मुझे मिला कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ना लोड शेडिंग की वो आ रही है 14 घंटे, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 घंटे की। ठीक है, तो 14 मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज निकालनी है। 14 में से मैंने 2 निकाला, मेरे पास आता है 12। ओके हो गया, अब यहाँ पे उसने क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या नहीं है, नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्लासेस वो क्या होती है, के। अब हमें पता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो बराबर होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है, अब अगर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये इधर आ जाएगा, रेंज डिवाइडेड बाय इंटरवल। ठीक हो गया, अब रेंज हमारी क्या है 12, और क्लास इंटरवल हमें यहाँ निकालने की ज़रूरत है, उसने खुद कहा है आप 2 आवर्स का ले लो, तो हमने नीचे लिख दिया 2।
अब इसकी काटो 2 6 द 12, तो हमारे पास के क्या आता है 6। ठीक हो गया, के इज़ इक्वल्स टू 6। इसका मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस का क्या मतलब हुआ, जो हमारी क्लासेस बनी है वो 6 क्लासेस बनेंगी। ठीक हो गया। अब मैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन के वो कॉलम्स बनाती हूँ, ठीक है, और फिर आपको दिखाते हैं कि बना के फिर देखते हैं आगे मज़ीद हमने क्या काम करना है। ओके जी, ये देखें जी, मैंने क्या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने ना कॉलम्स बना लिए। ठीक है, देखा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें वहाँ से पता चल गया था ना के इज़ इक्वल्स टू 6, हमारी 6 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, ये मैंने 6 क्लासेस के नंबर लगा दिए। ठीक हो गया। अब हमें अपनी स्टार्ट करनी है क्लास लिमिट। हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या आई थी, मिनिमम वैल्यू थी हमारी 2 और मैक्सिमम है 14। हमने 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, और उसने हमें क्या कहा कि आपने क्लास इंटरवल कितना लेना है, 2 का। ठीक है, तो 2 में 2 ऐड कर दो कि क्या बन जाएगा आपके पास 4 आ गया। 4 आ गया। नेक्स्ट हमने लेनी होगी 5 से। 5 में 2 ऐड करो 6, 7 आ गया। 7 से अगली यहाँ से 8 से स्टार्ट होगा। 8 9 10 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 में 2 ऐड किए 11 12 13। ठीक हो गया। 13, अब यहाँ से आ गया 14, और 14 से आगे गए 14 15 16, और नेक्स्ट क्लास में हमारी 17 18 19 आ जाएगा। ठीक हो गया, तरतीब हमने ठीक से बना ली। ओके हो गया। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, अपने डाटा में जाके देखना है कि 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर कितनी लोकेलिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, 2 to 4 कितनी वैल्यूज़ आ रही है, मैं जाके चेक करूँगी। देखना आपको मैंने सिखा दिया ना कैसे, यहाँ पे भी बता देती हूँ। 2 to 4 में जो चेक करूँगी बुक में से, वो भी आपको दोबारा दिखा देती हूँ। हर क्वेश्चन में एक एक दफ़ा दिखाना, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए हमने अपने डाटा को चेक कैसे करना है। ओके जी, ये आ गई हमारी बुक। ये है हमारा वो वाला डेटा। ठीक है, हमें 2 और 4 के दरमियान की वैल्यूज़ चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं 2 ढूंढती हूँ ना कितनी दफ़ा आया। ठीक है, 2 ये आ गया, 2 2 2 2 2। ओके, अब नेक्स्ट देखना है 3 3 3 3 3 3 3। अब देखना है मुझे 4। ठीक है, 4 4 4 4 नहीं, बस। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ आई 1 2। अब मैं जाके अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस वाली क्लास के आगे जाके लिख दूँगी 2 वैल्यूज़। ठीक है, 2 वहाँ पे जाके मैं 2 लिखूँगी। ओके हो गया। 2 से 4 की रेंज में हमारी 2 वैल्यूज़ आ रही थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैं 5 to 7 जाके लिखूँगी, 8 to 10 में जाके देखूँगी, और जो जो वैल्यूज़ आती जाएंगी, हमारी फ्रिक्वेंसी आती जाएगी, वो मैं यहाँ लिखती जाऊँगी। ठीक है, और फिर आपको कंप्लीट करके बताती हूँ कि हमारी क्या बनी ये फ्रिक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। ओके जी, ये मैंने अपनी सारी बना ली है मेरी क्लासेस के अंदर जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आ रही थी। ठीक हो गया। ये फर्स्ट सेकंड तो पूरी 6 क्लासेस के अंदर जितनी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज आ रही थी वो मैंने सारी बना ली। अच्छा, अब ये तो हमारा पहला वाला पॉइंट हो गया ना कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के बताओ, तो वो हमने बना ली। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बना चुके। ठीक हो गया। अब आप देखो नीचे लिखा हुआ है कहा जाके कि आप ना आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हैं? पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट मीन्स मोस्ट फ्रीक्वेंट का क्या मतलब है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास ढूंढो कौन सी है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ये आ रही है 10। ठीक है ना, तो मैं इसे क्या कह दूँगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास या आवर्स। ठीक है, इसका मतलब है 5 से 7 घंटे, ये घंटे बताए थे ना लोड शेडिंग के। ठीक है, 5 to 7 आवर्स वो लोड शेडिंग आवर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है जिसमें। ठीक है, 5 से 7 घंटे की लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक हो गया, हमने जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास है, आप उसे मेंशन कर दो। हमारे पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड वाले में कहता है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। लीस्ट सबसे कम किस में है। ठीक है, तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है, इसको आप 0 को तो इग्नोर ही कर दो ना। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है 2। ये तो ये क्या हो गई हमारी लीस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ठीक है, ओके हो गया। तो हमारी जो 2 घंटे वाली लोड शेडिंग है ये सबसे कम आती है, और 10 घंटे मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये हमने लीस्ट फ्रीक्वेंसी भी बता दी है, और सॉरी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास भी बता दी अपनी, और लीस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल भी बता दिया। बस ये दोनों आंसर्स के आंसर दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमने दे दिए, और उसने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ, वो भी हमने बना के बता दी। ठीक हो गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है जी, कंप्लीट। ठीक है, इसकी भी एक पूरी पिक्चर जो है वो मैं साथ अटैच करूँगी स्लाइड के,
तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें तो पूरा नहीं ना नज़र आ रहा स्क्रीन के ऊपर से नीचे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। पिक्चर से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ओवर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मैं पिक्चर भी साथ अटैच करूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा जी, अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये सारा ना डेटा आपको दिया हुआ है, उसने बना के बता दिया है, ठीक है, खुद दिया हुआ है। और कह रहा है कि करना क्या आपने, कंस्ट्रक्ट करके बताओ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब हिस्टोग्राम तो हमने डेफिनेशन पढ़ी या ग्राफ देखा कैसा होता है, ऐसे करके ना हमारी वो बनती है रेक्टेंगल्स ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यूँ करके, ये होता है हिस्टोग्राम। और दूसरी चीज़ मांगी उसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, ये बनता हिस्टोग्राम में ही है, लेकिन उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन है ना, इट इज़ अ लाइन ग्राफ ऑफ मिड पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी मिड पॉइंट्स की। अब मिड पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, मिड पॉइंट्स क्या करना, हमने दोनों लिमिट्स को ऐड कर प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारी यानी कि अब यहाँ पे मैं मिड पॉइंट निकालूंगी, मैं क्या लिखूँगी, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना होगा 25 + 29 डिवाइड बाई 2, 30 + 34 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा हमारा मिड पॉइंट 35 में प्लस करना है 39 डिवाइडेड बाई 2, देन 40 + 44 होल डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट आ जाएगी हमारा 45 + 49 डिवाइडेड बाई 2 एंड 50 + 54 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब जो भी आंसर निकलेंगे वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी। पता चल गया ना आपको मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें अपना हिस्टोग्राम, अब फिर मैं आपको कंस्ट्रक्ट भी करके बताती हूँ कि हमने अगर ग्राफ पे जाना है तो वो स्केल हम अपना कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो ये क्लास लिमिट्स लेनी होती हैं, तो वो इस लिहाज से हमारी ये रेक्टेंगल्स खुद ब खुद बनती जाएंगी, ठीक हो गया। मैं बस मिड पॉइंट्स निकालूँ, ठीक है, तो फिर मैं आंसर्स लिख के ना आपको स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ बनाना। ओके जी, ये देखें, ये मैंने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, सिंपल सारा फार्मूला सामने लिखा हुआ है। हमने क्या करना होता है, अपनी लिमिट्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकल आएगा इनका, ठीक है जी। ये सारे मैंने मिड पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अगली चीज़ जो बनानी है ना, वो है हमारा हिस्टोग्राम। वो मैं ज़रा थोड़ा सा ग्राफ अरेंज करूँ, और हिस्टोग्राम में सिंपल हमें अपनी क्लास की यही लिमिट से लिखनी है, ठीक है। तो बड़े आराम से हमारे पास बन जाएगा। मैं बना के ग्राफ आपको दिखाती हूँ। नहीं, हिस्टोग्राम अभी डायरेक्ट नहीं बनेगा, लिमिट से नहीं बनता। जो हिस्टोग्राम बनता है ना, वो बनता है क्लास बाउंड्रीज से, ठीक है। वो जो हम यहाँ पे इसमें से 0.5 माइनस करते हैं, इसमें ऐड करते हैं ना, उससे बनता है, क्योंकि उससे फिर ये दोनों चीज़ें बराबर आती हैं, ठीक है। जब ये बराबर आती है ना, जैसे ही हमारी एक लिमिट ख़त्म होती है दूसरी वहीं से स्टार्ट हो रही होती है। इस वजह से ये आप जेन में रखो, ये देखो, ये जॉइनिंग पॉइंट है ना, जैसे ये ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी। अब दूसरी यानी कि दूसरे वाले की जो अपर लिमिट है और पिछले प्रीवियस वाले की जो लोअर लिमिट है, वो दोनों बराबर होती है। तो वो कब होंगी, यहाँ तो बराबर नहीं है ना, ये दोनों कैसे होंगी, जब हम यहाँ से 0.5 माइनस और प्लस करेंगे तो वो फिर वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है बराबर आती हैं, ठीक है। तो यहीं पे बना लेते हैं। वैसे ये ना इससे अगला बनना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये नाम रखा हमने, क्या ऐसी होती है हमारी क्लास बाउंड्रीज़, ठीक है। 20 में से 0.5 माइनस किया, मेरे पास आता है 19.5, और इसमें ऐड करूँगी आ जाएगा 24.5। 25 में से 0.5 माइनस करो, आता है 24.5, और ये बन जाएगा 29.5। 30 में से माइनस किया, बनेगा 29.5, और आ जाएगा ये 34.5, और इसमें से माइनस करूँगी आ जाएगा 34.5, 39.5। 40 में से किया 39.5, 44, इसमें ऐड किया, इसमें से माइनस, अब इसमें से माइनस करूँगी, ये बनेगा 44.5, ये बनेगा 49.5, ठीक हो गया। इसमें से 0.5 माइनस करूँगी 49.5, और ये बन जाएगा 54.5। अब आप देखो, प्रीवियस वाले की अपर लिमिट, लोअर लिमिट, हाँ अपर लिमिट, और अगली वाली बाउंड्री की लोअर लिमिट दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब ये हमारा ज़रा आप ग्राफ देखो, इस तरह का बनता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ मैं लिखूँगी ना 19.5, ये होगा 24.5, ये इसकी लोअर अपर बन गई, उसकी लोअर बनेगी 24, यहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं जाके ये सिर्फ वहाँ पर जाके स्केल लिख रही हूँ, ठीक है। तो मेरी, और ये स्केल जो होता है ना, जो क्लास बाउंड्रीज़ का होता है, ये लाते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और हमारे वाई एक्सिस के ऊपर होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी भी हमने देख के बनाना होता है कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान हमने गैप कितना कितना लेना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्लास लिमिट्स लिखने लगी हूँ। 0 तो ये हो गया, एक बनती है हमारी, बन जाएगी 19.5, 20 ज़्यादा करीब ही रख लें, जगह कम है फिर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। 24.5, ये मैं यहाँ से बना रही हूँ,
ये मैंने 19.5 या 24.5 लिखा, ठीक है। अब मैं लिखूँगी डायरेक्ट 29.5 क्योंकि उसकी पहले वाले जो प्रीवियस है उसकी अपर और इसकी लोअर बराबर ही है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जाके लिख रही हूँ 29.5। अब ये वाली सारी लिखनी है, ठीक है, वो वाली मौजूद होंगी, ये वाली सारी लिखनी है हमें, ठीक है। तो ये आ गया 29.5, फिर आ गया 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 और फिर आ रहा है मेरे पास 54.5, ठीक है। ये है मेरी सारी क्लास बाउंड्रीज। ओके हो गया। अब बनाना है हमने फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी आप देखो, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, ठीक है, और सबसे बड़ी आ रही है 22। तो अगर मैं 5 का डिफरेंस लूँ तो ज़रा स्केल भी मुनासिब सा बनेगा, ठीक है। 5 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 0 हमारा, मैंने स्टार्ट किया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक हो गया। इसी में सारी कवर हो जाएंगी। अच्छा, अब मेरी जो है हमारी क्लास बाउंड्री, सबसे पहली क्या है 19 और 19.5, 29.5, मैं यहाँ से, और उसकी, अच्छा पहले बात उसकी वो कहाँ पे जा रही है, फ्रिक्वेंसी आ रही है इसकी 5। अब मैंने इसे बनाना कैसे है, ठीक है। ये देखो आप, ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, यहाँ तक आई मैं यूँ करके और ये बना दिया ऐसे करके, ठीक है। इसको मिटा दो, ये आ गई, ठीक है। ये हमारी एक वो बन गई है रेक्टेंगल, ठीक है। अब अगली वाले आप जाके देखो क्लास कौन सी है हमारी, ये वाली, ये आ गई। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 8, ठीक है, 8 फ्रिक्वेंसी है इसकी। और ये 5 और 10 के दरमियान में कहीं होगी ना, शायद यहाँ पे होगी 8। यहाँ से मैं एक लाइन लेके गई यहाँ तक, ये आ रही थी, इसकी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आके ये बन गया, ठीक है। अब इसको आप हटा दो, ये बन गई दूसरी वाली, ठीक हो गया। अगली वाली क्लास देखो, अगली क्लास ये वाली थर्ड वाली क्लास क्या आती है 13, ठीक है। इधर से 13 निकालना मुझे, ये 15 आ रहा ना, 15 से नीचे कहीं होगा ना 13, ऐसे करके यहाँ कहीं होगा, ये आया यहाँ तक, ये आया ऊपर तक, ये ऐसे हुआ, और यहाँ से इसको मिला दो आप, क्योंकि उसकी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा वाला मिटा दो, ये बन गई हमारी थर्ड वाली, ठीक है। अब अगली क्लास है हमारी जिसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 22, ठीक है। ओके, 22, यहाँ 20 से कहीं थोड़ा सा ऊपर होगा ना, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ तक आई, ये एक इसकी साइड, एक इसकी ये साइड आई, यहाँ पे आगे दोनों बराबर, ठीक है। ये हटा दो आप, ये बन गई हमारी अगली वाली। ये 22 वाली बनी थी। नेक्स्ट में 22 के बाद हमारे पास आती है फिर से 15, ठीक है। अब हमें 15 देखना है किधर है, हमारी इस वाली क्लास ये है 15, ये आ रहा है, ठीक है। ये बन गया हमारा 15, इसे एक्स्ट्रास को आप मिटा दो, ठीक हो गया। ये हमारी 15 वाली बन गई। नेक्स्ट 54.5, 44, ये मैंने गलत बना दिया, 19.5 से इधर तक बनी ये, नहीं हमारी ये लिमिट ख़राब हो रही है यहाँ पे ना, 39.5 से 44.5 ये बनती है, उसकी आती है 15। नहीं, ये मैं कोई मिस कर गई हूँ बीच में, 2 मिनट इसको ठीक करते हैं। अच्छा देखिए गलती क्या हुई है, स्केल में ना यहाँ पे मैंने 19.5 को 29.5 लिखा है, जबकि पहले मुझे क्या लिखना चाहिए था, गलती से हुआ ये काम ना, 19.5 को 24.5 मैंने डायरेक्ट ये लिख दी है। पहले ये लिखनी थी, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये वाली सारी लिखनी है, मैं इसको बीच में छोड़ गई हूँ, ठीक है। वो स्केल में गलती आई है, इस वजह से सारी लिमिट गलत हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये सारा ख़राब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ ये, नेक्स्ट है 24.5, फिर आएगी 29.5, 34.5, मैं इसको सही करके लिखती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, कर लिया हमने, ठीक है। स्केल में एक मिस हो गया था, उसकी वजह से ख़राब हुआ। अच्छा, अब 19 पहली वाली जो हमारी क्लास लिमिट है उसकी फ्रिक्वेंसी अब मैं बोल रही हूँ, मैं देख के बोल रही हूँ 5 है, ठीक है। ये इसकी दोनों लिमिट्स आ गई, यहाँ से आ गया हमारे पास 5, ये बन गया, ठीक हो गया। अगली हमारी क्लास है 24.5 और 29.5, ये है, और उसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 8, यहाँ कहीं होगी 10 के पास, ठीक है। ऐसे आया ऊपर, यहाँ से आया, ये दोनों को मिलाया, ये रेक्टेंगल बनाया, एक्स्ट्रा वाला मिटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास है हमारी 29 और 34.5, इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 13 या 10 से ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ से आए हम, यहाँ ये ऊपर आया, ये आया, ये आया, ठीक है। रेक्टेंगल बन गई, एक्स्ट्रा वाला मिटा दो आप, ओके हो गया। अब अगली मेरी क्लास है 34.5, 39.5, ये वाली है, इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 22,
ये है 22, 20 से ऊपर, ठीक है। ऐसे हम ऊपर आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये बन गया, एक्स्ट्रा आप मिटा दो। नेक्स्ट अगली मेरी क्लास है 39.5 और 44.5, इसकी फ्रिक्वेंसी है 15, ये है 15, ठीक है जी। ये बन गई हमारी 15 की। और अब नेक्स्ट आ रही है हमारी क्लास 44.5 और 49.5, इसकी फ्रिक्वेंसी है 10, ये है 10, ये आए ऊपर, ये इससे मिला दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया ख़त्म सब कुछ। नेक्स्ट मेरी क्लास है 49.5 और 54.5, इसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है 8, 8 कहीं है 10 से नीचे होगा ना, ऐसे करके आता है यहाँ, ऐसे और ऐसे बन गया, ठीक हो गया। ये रेक्टेंगल्स हमारी क्या बन गई हैं जी, ये हमारी बन गई हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। इसको बोला हमने, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम, ठीक हो गया। अब हमने बनाना है अपना फ्रिक्वेंसी का पॉलीगॉन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या बनता है, हमारे मिड पॉइंट्स का लाइन ग्राफ होता है। अब आप देखो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, अभी ये यानी कि मिड पॉइंट निकालना है, क्या होगा मिड पॉइंट, यहाँ कहीं दरमियान में होगा ना। इस क्लास का मिड पॉइंट ये, इस क्लास का ये, इस क्लास का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, ऐसा ही है। तो यहाँ मिड पॉइंट सारे होंगे ना दरमियान में। मिड पॉइंट हमारा क्या निकला था, इसका 22, इसका आया था 27, इसका आया था 32, इसका आया था 37, ये था 42, ये था 47 और इसका था 52, ठीक है। ये हमने मिड पॉइंट्स निकाले, ओके हो गया। अब ये मिड पॉइंट देख लिया हमने। अब हमने क्या करना होता है, फ्रिक्वेंसी पे जाना है। 29 पे 22 है पहला मिड पॉइंट, 22, ठीक है। अच्छा ग्राफ वो भी टेबल भी दिखाती हूँ, साथ साथ बताती हूँ, पॉलीगॉन भी इसी में ही बन जाता है, ठीक है। ये आया, देखो आप मिड पॉइंट्स निकाले ना, 22, फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है 5, ओके 22 है, फ्रिक्वेंसी 5 है, ठीक है। ये रहा हमारा 22, ये है फ्रिक्वेंसी 5, ये यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ से आया, ये पॉइंट बन रहा है। एक्चुअली जो पॉलीगॉन है ना, इस सबके ऐसे ही निकलेगा। पॉलीगॉन क्या होता है, यहीं पे ये रेक्टेंगल्स के ऊपर वाले हिस्से बन रहे हैं ना, ये मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी का खुद ही कॉम्बिनेशन आ रहा होता है इनका। ये मिड पॉइंट, ये खुद ही, ये सारे पॉइंट खुद ही बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको हिस्टोग्राम बना लिया ना, पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इधर ये दरमियानी ये जो हमारी रेक्टेंगल्स की हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है ना, इसके यहाँ पे दरमियान के पॉइंट्स निकालो, मिड पॉइंट्स यानी दरमियानी पॉइंट, ठीक है, वो निकालो और इन्हें मिला दो बस। ये मिलाया मैंने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 मैं यहाँ तक ले गई, ये मेरा क्या है पॉलीगॉन। बस इतना सा काम करना है, ठीक है, ठीक हो गया। हिस्टोग्राम अपनी लिमिट्स बनाई, फ्रीक्वेंसी लिखी, बना लिया, वो रेक्टेंगल्स बन गई। अब रेक्टेंगल्स के पॉलीगॉन भी कहा है, ऊपर के ना मिड पॉइंट्स निकालो, दरमियान दरमियान में डॉट लगाओ और से एक लाइन से मिला दो। सो पॉलीगॉन इज़ द लाइन ग्राफ ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है हमारा, हिस्टोग्राम इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। और पॉलीगॉन क्या होता है हमारा, इट इज़ अ लाइन ग्राफ, लाइन मिली है ना, इट इज़ अ लाइन ग्राफ ऑफ द मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन होती है। डेफिनेशन भी हो गई आपकी, आपको पता भी चल गया क्या बनाया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया हमारा। दो चीज़ें मांगी थी उसने, हिस्टोग्राम बना के दिखाओ और पॉलीगॉन बना के दिखाओ, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, वो हमने दोनों चीज़ें बना के बता दी, ठीक हो गया। अब मैं इसकी पूरी पिक्चर भी साथ अटैच करूँगी स्लाइड के, ताकि आपको पता चले कि पूरा क्वेश्चन ये तो ना देखें हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे करके पूरा क्वेश्चन ही नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको पिक्चर लगा के दूंगी ताकि आपको नज़र आएगा कि हमने काम कैसे किया, ठीक हो गया। और हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। और अगर कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।